कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत, उनका टिकट काट दिया गया। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तो इस गुटबाजी को कांग्रेस कैसे दूर कर पाएगी? फाइट से बाहर है जी। हाजी साहब फाइट से बाहर है। कांग्रेस की सीधी टक्कर उत्तराखंड में बीजेपी से है और ये छोटी छोटी पार्टियां ये तो उत्तर प्रदेश में अपना वजूद खो चुकी। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन 5 सीटों पर पेच फंसा है, अब तक क्यों ऐलान नहीं कर पा रही कांग्रेस? क्या समीकरण है सर? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, इस वक्त मंगलौर में हूं और सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वैसे उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं काजी निजामुद्दीन जी, मंगलौर से विधायक हैं, और मेरे सहयोगी गौरव वश जी भी मेरे साथ हैं। चलिए आज 2022 को लेकर बात करते हैं। चुनाव नजदीक है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लग गई है और अब जो कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो अपना दमखम क्षेत्र में दिखा रहे हैं। सर, 2022 के लेकर आप कितना तैयार हैं? कांग्रेस 2022 के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और जनता का भारी ज़बरदस्त प्यार मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जनता त्रस्त है। तो अब हम लोग जनता के बीच में हैं और महसूस कर रहे हैं कि इस जनता के प्यार के बल पर उत्तराखंड में पूरे प्रदेश में एक भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी। सर, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन 5 सीटों पर पेच फंसा है, अब तक क्यों ऐलान नहीं कर पा रही कांग्रेस? क्या समीकरण है सर? बीजेपी का भी फंसा है जी। तो ये राष्ट्रीय दलों में होता है, जब बड़ा कुनबा होता है और कांग्रेस में बड़ा कुनबा है। सत्ता दल की हालत ख़राब है, कांग्रेस की हालत अच्छी है। बहुत लोग एस्पिरेंट्स हैं और कई लोग हमारे साथी ऐसे हैं जहां कई जगह हमारे लायक साथी हैं। अब ये चुनना भारी हो रहा है कि ये बेहतर है या ये बेहतर है। तो ऐसी स्थिति पर में विधायक थोड़ा जी पर कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत, उनका टिकट काट दिया गया। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तो इस गुटबाजी को कांग्रेस कैसे दूर कर पाएगी? ये सदा परिस्थितियां चुनाव से पहले आती हैं। आपने रामनगर का जिक्र किया तो काशीपुर का भी जिक्र करिए जी। वहाँ मेयर साहब अपने लगभग 1000 साथियों को लेकर पहुँच गए। अभी मैं रुड़की की जानकारी मुझे मिल रही थी कि केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं। 10 भी लोग उनके केंद्रीय मंत्री जी के प्रोग्राम में नहीं है। तो अब बीजेपी की हालत ख़राब है, कांग्रेस की हालत अच्छी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने चाहा कि कांग्रेस से चुनाव लड़ें। तो उस समस्याएं तो फिर आती हैं, उन समस्याओं का फिर बैठकर हल निकाला जाता है। काजी निजामुद्दीन कैबिनेट मंत्री बनेंगे इस बार? पहले जनता का प्यार मिले, उसके बाद अगर सरकार बनती है जैसा कि संभावित है और यहाँ से मंगलौर से कामयाबी मिलती है तो जो पार्टी का निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, अब की बार भी आप चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में अब तक क्या नहीं हुआ? क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पे गए, कई जगह शिकायत आई, भाई यहाँ जल भराव होता है, काजी जी ने यहाँ पर कुछ नहीं कराया, काजी जी आते नहीं हैं और आते हैं तो अपने आदमियों से मिलते हैं। उसको लेकर क्या कहें? लोकतंत्र है और लोकतंत्र में 35-40% अगर वोट मिल जाएं, जहां मल्टी कॉर्नर्ड फाइट होती है तो जीत होने शुरू हो जाती है और 45% पर तो लगभग कंफर्म जीत हो जाती है। अगर मान लीजिए किसी को 45% वोट भी मिले या 50 भी प्रतिशत वोट मिले तो विरोध में कितने गए? 50% विरोध में गए। अब विरोध में 50% हैं, वो भी तो कम नहीं। लेकिन विधायक जी वो भी तो शिकायत करेंगे ही। अब रहा सवाल इसका कि अगर कुछ नहीं करते, 2002 जीते, 2007 में जीता, 12 में लगभग 700 से कम मार्जिन से मैं हारा, 17 में फिर कांग्रेस की लहर नहीं थी, एंटी वेव थी, मैं उसमें जनता ने कामयाब किया। सुने, इस चुनाव के सर्वेज भी आप लोग देखें तो लगभग लोग कहते होंगे, शायद जो भी रिजल्ट्स आपके पास होंगे, तो 5वें चुनाव में आकर अगर कुछ नहीं करेंगे तो 5वें चुनाव में जनता लोग बिठाएंगे नहीं। फ्लोर में कहा जाता है कि हाजी और काजी ही आते हैं
और कोई नहीं आता। दिनेश पवार का यहाँ से टिकट कर दिया गया है और नवनीत राठी आम आदमी पार्टी से चुनाव में मैदान में है। किसे चुनौती मार रहे हैं सर? भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी का चुनाव है, सीधी सीधी टक्कर है। और बीजेपी के अलावा उत्तराखंड में फाइट से बाहर हैं सारी मतलब छोटी बसपा को आपने हाजी साहब को बिल्कुल फाइट में भी नहीं है सर। छोटी छोटी पार्टियां फाइट से बाहर हैं। हाजी साहब फाइट से बाहर है। कांग्रेस की सीधी टक्कर उत्तराखंड में बीजेपी से है और ये छोटी छोटी पार्टियां, ये तो उत्तर प्रदेश में अपना वजूद खो चुकी ये पार्टियां, तो ये उत्तराखंड में कहाँ ये फाइट। लेकिन विधायक जी, हम ग्राम मुंडलाने की बात करें, हमने वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। हमने देखा कि वहाँ पर जो लोग बाग है इतने इतने पानी में चलने को मजबूर थे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ कमी रह गई है अपने काम में भी। काम विभाजित हैं जी, ग्राम प्रधान भी हैं जी, सांसद भी हैं ठीक है। और मैं विधायक के रूप में भी हूँ, जिला पंचायत भी हैं। जी, सबसे खुशी की बात तो यह है जी। कि अगर किसी स्कूल के शौचालय में दिक्कत है, ठीक है, पेयजल की दिक्कत है जी। या सड़क की दिक्कत है, जी। मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम मंगलौर की जनता जी। नाराज भी मुझसे होती है, जी। शिकायत भी मुझसे करती है जी। और क्योंकि कम से कम वो मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूं या कर रहा हूँगा। ठीक है। वरना जो नाकारा होगा उससे उम्मीद भी नहीं करते। जी। आपने कहीं सांसद साहब की शिकायत सुनी किसी से? जी, पूरे आप इलाके में घूम लीजिए, वहाँ करीब सांसद साहब आते ही नहीं यहाँ पर। मैं ये तो कह रहा हूँ कि उनसे नहीं शिकायत करेंगे, मुझसे शिकायत करेंगे। जी। और जहाँ पानी की बात कर रहे हैं वहाँ आपस का विवाद है, वो प्रस्ताव दे चुके थे, जी। उनके विवाद के कारण, वो जल आपसी विवाद के कारण वो कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। ठीक है। मंगलौर का अधिकतर युवा रुड़की जाता है या अन्य इलाकों में जाता है रोजगार ढूंढने के लिए। काजी साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि मंगलौर विधानसभा के युवा यहीं पर काम करें, ऐसा कुछ आप करें उनके लिए? आप अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, हर व्यक्ति बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन जैसी जैसी संसाधन होते हैं वैसे वैसे किया जाता है। रोज़गार एक इतना बड़ा सवाल है कि उस सवाल पर रोज़गार देने के लिए नीतियाँ होती हैं जो भारत सरकार से तैयार होती हैं, राज्य सरकार भी बहुत कम बना पाती है। तो मेरा बस चले तो लोकल को अधिकतम रोज़गार मिले, लेकिन ये भारत सरकार की नीतियों पर डिपेंड करता है। रोज़गार की नीतियाँ, रोज़गार परक नीति किसी एक विधानसभा सर्किल के लिए या एक कस्बे, एक गांव के लिए निर्धारित नहीं होती। ये एक जनरल नीति होती है जिससे कि लोगों को रोज़गार इलाके में मिले, वो एक तरीका है। विधायक जी, मैंने आपका विधानसभा में आपका भाषण सुना था जब विधानसभा सत्र चल रहा था, तो बीजेपी ने अपना आंकड़ा पेश करा था कि हमने इतने प्रतिशत रोजगार युवाओं को दे दिया है। जी। फिर आपने अपने कागज उठाए तो आपने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया था जी। कि भाई ये आंकड़े फर्जी है। क्या कहना चाहेंगे? अब हरक सिंह रावत जी ने जब बीजेपी के दबाव से वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मुझसे सदन में झूठ बुलवाया गया। 7 लाख रोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। जी। फिर एक बार 10 लाख कही। जी, 70 विधानसभाएं उत्तराखंड में है। जी, अब 70 विधानसभाओं में जी, अगर हम एक विधानसभा से उन्हें 70 से भाग दें 7 जी। लाख को, तो 10,000 ठीक है, युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार जी। देने की बात सरकार कर रही ठीक है। है। अगर एक विधानसभा क्षेत्र से 10,000 लोगों को रोजगार मिल गया जी। तो बेरोजगारी बची कहाँ? जी, और भारत सरकार का नवंबर का जो मंथली पीरियोडिक लेबर फोर्स है, जी। उसका जो आंकड़ा है, जो भारत सरकार का स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, वो जम्मू कश्मीर के बाद दूसरे नंबर पर, जी, जम्मू कश्मीर के बाद दूसरे नंबर पर बेरोजगार प्रदेश के रूप में उत्तराखंड को रखता है। तो फिर है। इतना बड़ा आंकड़ा अगर ये विधानसभा में पेश कर रहे हैं तो फिर भारत सरकार की रिपोर्ट जी, इतनी बड़ी क्यों है? जी। तो ये तो फर्जी आंकड़ा था, और जिसकी पोल आप सड़क पर देखें वहाँ खुलती है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को और बीजेपी को पार्टी के रूप में उत्तराखंड में एक जबरदस्त विरोध, जी, जिसके कारण झेलना पड़ रहा है। लेकिन विधायक जी, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर नेशनल हाईवे जा रहा है। बीजेपी सबसे बड़ी उपलब्धि से अपनी उसमें गिनाती है कि भाई बीजेपी की सरकार में आप 2 घंटे में देहरादून पहुंच जाते हैं, जी। 2.5 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो कहीं कांग्रेस इस काम में फेल रही थी क्या सड़क बनाने में? ये 2009 में जी। ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था। जी, यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी। जी, ये 2014 से 2022 आ गई है। जी।
और आज तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक निकम्मापन और नाकामयाबी है। जी। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ जी। और इतनी गलत इसकी इम्प्लीमेंट इसको करवाया है कि इस सड़क पर जी। नक्शा बना कुछ और, ठीक है। और इन्होंने बनाया कुछ और। जी। आप टेक्निकली इतने एरर्स हैं जी। कि आप जितने टर्न्स हैं सारे हाई एक्सीडेंट प्रोन हैं। जी। और यहाँ पर सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी, ठीक है। हज़ारों लोगों के चोट लग चुकी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को इस प्रोजेक्ट को देखकर शर्म आनी चाहिए। और कि एक तो डिले कर दिया, जी। ऊपर से इसमें इतने टेक्निकल एरर्स कर दिए, तो ये तो उनको शर्माने का विषय होना चाहिए, गर्व का नहीं। ठीक है। विधायक जी, आप नेशनल लेवल के नेता माने जाते हैं कि भाई कांग्रेस में बड़े पद के नेता हैं। जी। तो इस चुनाव के बाद कांग्रेस की अगर सरकार आती है जी। तो ऐसी क्या योजनाएं आप लाएंगे युवाओं के लिए या प्रदेश में सड़कों के लिए कि आपकी सरकार को लोग वोट दें? हम जनता के बीच रहते हैं। जी। अगर जनता का आशीर्वाद मिला, उत्तराखंड में सरकार बनाने का मौका मिला, ठीक है। तो जनता की भावनाओं के अनुकूल काम करने की कोशिश करेंगे। जी। हम कोशिश करेंगे जो हॉस्पिटल्स वीरान पड़े हैं इस भाजपा सरकार में, जी। उन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हों, जी। पैरामेडिकल स्टाफ हो, पर्याप्त दवाएं हों, जी। पर्याप्त टेस्ट हों, जी। पर्याप्त मशीनें हों। ठीक है। फिर स्कूलों की हालत बहुत इन लोगों ने ख़राब कर दी। जी। कहीं बच्चे भी नहीं हैं तो टीचर्स का ही है, जी। और कहीं बच्चे ज़्यादा हैं तो टीचर्स नहीं है। ठीक है। और किताबें मिलती हैं जी। तो मार्च में अगर एग्ज़ाम होने हैं तो फरवरी तक किताबें नहीं मिलती, ठीक है। वर्दी नहीं मिलती। तो इन सारी चीज़ों से लेकर फिर रोज़गार पर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो गलतियां की, जी। उन गलतियों को हम नहीं दोहराएंगे। ठीक है। और कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी कि ऐसी नीतियां लाएं जो रोज़गार परक हो, जी। और लोगों को रोज़गार परक नीतियां हो, लोकल लेवल पर अधिकतम लोगों को रोज़गार मिल सके। विधायक जी, आप अक्सर अपने मुद्दे विधानसभा में उठाते हैं। आप ही की जो विधानसभा है उसमें सबसे बड़ा गांव है लिभारेडी। वहाँ के युवा कहते हैं कि भाई काजी साहब ने हमारे लिए स्टेडियम नहीं बनाया, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं की, हम नेशनल लेवल के चैंपियन बन सकते हैं या इंटरनेशनल लेवल पर जा सकते हैं खेलने, उसको लेकर क्या कहेंगे? उनकी, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे कम से कम खुशी इस बात की है कि वो मुझसे शिकायत करते हैं। निशंक जी से नहीं करेंगे, जो 7वें साल के सांसद हैं और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री रह चुके, क्योंकि उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री रहते हुए मंगलौर विधानसभा सर्किल क्या अपने पूरे संसदीय क्षेत्र के एक स्कूल में एक चौक नहीं दी, एक पेन नहीं दिया, एक पानी की टेंटू नहीं लगाई। रहा सवाल लिबरेडी की बात करूं, लिबरेडी में मैंने एक कबड्डी इसके कुश्ती के लिए एक हॉल दिया है। और देखिए, मेरे पास विधायक निधि के रूप में एक फंड है, उसके अलावा कोई फंड नहीं है। सीमित संसाधनों में मैंने मंगलौर में बैडमिंटन कोर्ट है, वहाँ कबड्डी के लिए दिया है। गुरुकुल नारसन में बैडमिंटन चल रहा है। हाँ, लिबरेडी नहीं, पूरे इलाके में हमारे यहाँ खेल की एक अपार हमारे पास एक टैलेंट है, और ये टैलेंट जो है हमारा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जा सकता बड़ा है, स्टेडियम बन सकता है। तो सकता था ना, सकेगा, सरकार में सकेगा। अब विपक्ष के विधायक के रूप में आप मुझे बता दीजिए, झबरेड़ा में बना, रुड़की में बना, खानपुर, अगर नेहरू स्टेडियम ना हो रुड़की में तो कहाँ है? झबरेड़ा खानपुर में बना, लक्सर में बना है, या खटीमा जहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, क्या वहाँ बना? कहीं और नहीं बना, तो यहाँ ये कैसे बना देंगे? लेकिन अगर हम सरकार में हम बनाएंगे। वादा कर रहे हैं मंगलौर की जनता से? मंगलौर की जनता से देखिए, जितनी जगह होगी, अब जगह भी तो देखनी पड़ेगी ना, जितनी यहाँ पर संपदा होगी, संसाधन होंगे, उस संसाधन के हिसाब से हम उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे जिन सुविधाओं को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता हो और जिन सुविधाओं की यहाँ पर ज़रूरत हो। अब आप अगर कहने लगे कि जब देहरादून जैसा स्टेडियम बने, वो प्रैक्टिकल बात नहीं। विधानसभा की जनता अगर आपको यहाँ से विधायक बनाती है तो अब की बार आपके क्या कार्य होंगे सर, जो प्राथमिकता? ये बोलने की बातें नहीं होती। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका कोई अंत नहीं है। मैनिफेस्टो तो बनाएंगे ना आप? आज मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने बना दिया। पार्टी विधानसभा लेवल पर मैनिफेस्टो थोड़ी बनता है, तो प्रदेश लेवल पर बनता है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और उस निरंतर प्रक्रिया के तहत लगातार कार्य होते रहते हैं। कुछ चीज़ें निगाह में हैं जो होनी है, वो मेरी निगाह में है। धीरे धीरे करके
कभी हमने बैडमिंटन खेलने के लिए किया, कभी हमने अब कब फुटबॉल इसके लिए किया, कब कुश्ती के लिए किया, फिर अब हम कबड्डी के लिए करेंगे। मेरा इरादा बास्केटबॉल वो इसके वॉलीबॉल के लिए भी है। तो जो जो चीज़ें सामने आती रहेंगी उनके लिए करेंगे। कोशिश करेंगे कि बच्चे युवा खेल की तरफ दिमाग लगाएं और उनको खेल के थ्रू उनको उनकी जो प्रतिभा है वो निखारी जा सके। विधायक जी, यहाँ के जो लोग कभी बीमार पड़ जाते हैं, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोग बागों को या तो देहरादून जाना पड़ता है, एम्स ऋषिकेश, या फिर आप दिल्ली जाते हैं। तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मंगलौर में ऐसा कुछ हॉस्पिटल बन जाए कि उन्हें बाहर न जाना पड़े, उन्हें सुविधा यही मिल जाए? देखिए, हॉस्पिटल मंगलौर, एक मंगलौर शहर की बात आप करें, आप रुड़की शहर देखें, रुड़की में कितना बड़ा हॉस्पिटल है जी। कांग्रेस गवर्नमेंट में वहाँ ट्रॉमा सेंटर जी मंजूर हुआ था, ठीक है और आप जाकर देखें वो ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है। जी। इस निकम्मी भाजपा की सरकार से वो ट्रॉमा सेंटर नहीं चल पाया। ठीक है। अगर वो ट्रॉमा सेंटर प्रॉपरली चले जी और 108 एम्बुलेंस की सुविधा प्रॉपरली चले जी तो वो ही इस राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर और मंगलौर से लेकर और 20-30 किलोमीटर दूर के लोगों को सुविधा प्रदान करने में सक्षम ठीक है। है। यकीनन जी जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी सुविधाओं का अभाव है, इसमें मना नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो समय के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार और संसाधनों के अनुसार उन सुविधाओं को भी सुधारा जाना चाहिए। और जैसे जैसे अगर सरकार में हम लोग आए जी तो उन संसाधनों से के थ्रू उन हॉस्पिटल्स के हालात भी हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए, जाते जाते काजी निजामुद्दीन अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे, अपनी विधानसभा जनता को क्या कहना चाहेंगे? आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं मंगलौर की जनता के सामने हूँ। मेरी पूरा लेखा जोखा मेरा जनता के सामने है। तो आज तो मेरा निवेदन है मंगलौर की ही जनता से नहीं, उत्तराखंड की जनता से, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने इस प्रदेश को बेरोजगारी दी, महंगाई दी, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, इस ITIs और पॉलिटेक्निक्स बंद किए, तो इस कुकर्म करने वाली सरकार को हटाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के बाद कांग्रेस की सरकार को यहाँ लेकर आए। ठीक है। तो हमारे साथ मौजूद थे काजी निजामुद्दीन जी, और आपको मैं बता दूं, इन्होंने अपना विजन भी बताया और कहा लोग मुझसे ही शिकायत करते हैं, यहाँ के जो सांसद हैं उनसे शिकायत नहीं करते, और विकास निरंतर मंगलौर विधानसभा में होता रहेगा। नितिन कुमार रुड़की, हब से।